फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 2 है ये, जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। आज हम चैप्टर 7 की बात करने वाले हैं। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक के सारे चैप्टर्स के वीडियोस बनाए जा चुके हैं। आज हम चैप्टर 7 की बात करेंगे। चैप्टर 7 का नाम है जन आंदोलन का उदय, सोशल मूवमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन खास बात यह है इस चैप्टर की कि इस बार क्लास 12 के सिलेबस से इस चैप्टर को हटा दिया गया है, लेकिन इससे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं इस चैप्टर के जो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है वो सारे पॉइंट्स। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है जन आंदोलन। जन आंदोलन से आप क्या समझते हैं या फिर जन आंदोलन क्या होता है? एक स्पष्ट उद्देश्य के लिए किया जाने वाले प्रयास जो होते हैं वो जन आंदोलन कहलाता है। मतलब आप इसे दूसरी भाषा में समझ लीजिए, अपने हक के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अगर कोई आंदोलन किया जा रहा है, कोई प्रयास किया जा रहा है, तो वो जन आंदोलन कहलाता है। जन आंदोलन में प्रमुख कारणों में सबसे पहले जो आता है वो आता है गरीबी, दूसरे नंबर पे आता है बेरोजगारी। ये सब वो मुद्दे हैं जिनके कारण आम जनता जन आंदोलन करने पे मजबूर हो जाती है। लोगों का राजनीतिक नेताओं और संस्थाओं से मोह भंग होना भी जन आंदोलन का एक प्रमुख कारण बन जाता है। यदि कोई राजनेता है जिसके द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं किए गए हों, या फिर कोई ऐसा संस्था है, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने किसी भी बातों को जनता के सामने रखा हो और उसे पूरा ना किया हो, तो ऐसे जो आम जनता होते हैं ना, उनका मोह भंग हो जाता है। और किसान जो होते हैं उनका राजनेताओं से मोह भंग होना भी इन सब जन आंदोलन के अंदर शामिल होता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो जन आंदोलन के अंदर आपको पढ़ने हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है जन आंदोलन कैसे होता है, मतलब दल आधारित आंदोलन से आप क्या समझते हैं? दल आधारित आंदोलन कहने का मतलब है, आपको पता है कि हमारे भारत में कई सारे राजनीतिक पार्टी हैं और इन पार्टियों के द्वारा अगर कोई आंदोलन किया जाता है तो उसे हम दल आधारित आंदोलन कहते हैं। जो आंदोलन किसी राजनीतिक दल के सहयोग से शुरू किए जाते हैं, मतलब कोई ऐसा राजनीति पार्टी है जिनके मदद से अगर किसी भी प्रकार का आंदोलन शुरू किया जाता है तो उसे हम दल आधारित आंदोलन कहते हैं। एक नंबर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, जैसे आंध्र प्रदेश में किसानों द्वारा तेलंगाना आंदोलन जो कम्युनिस्ट पार्टी के दरमियान हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी ने इसे किया था। और नक्सलवादी आंदोलन, जिसमें नक्सलवाद जगह जो है, जो गांव है पश्चिम बंगाल में, वहां के लोगों ने हथियार उठा लिया था आंदोलन के लिए। इसे हम दल आधारित आंदोलन कहते हैं, जिसमें किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का हस्तक्षेप होता है और उनकी मदद के माध्यम से यह आंदोलन होता है, इसीलिए इसे हम दल आधारित आंदोलन कहते हैं। पॉइंट हमारा कहता है राजनैतिक दलों से स्वतंत्र जन आंदोलन। अब इस पॉइंट को भी समझ लीजिए, जो आंदोलन स्वयं सेवी संगठनों, जिसमें आपको एनजीओ वगैरह आते हैं, या फिर स्थानीय लोग, जिस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं और अपने क्षेत्र के सुधार के लिए अगर आंदोलन करते हैं, या फिर छात्रों द्वारा किसी समस्या से पीड़ित होने के कारण अगर कोई आंदोलन शुरू होता है। जैसे हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि बिहार उत्तर प्रदेश में एक क्वेश्चन पेपर, जो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे थे बच्चे, उनका क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था, इसके लिए उन्होंने आंदोलन किया था। तो ऐसे आंदोलन जो होते हैं वो राजनीतिक दलों से स्वतंत्र जन आंदोलन के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र जन आंदोलन होते हैं। जैसे दलित पैंथर्स हो गए, तारी विरोधी आंदोलन हो गया, इसमें किसी भी राजनीतिक दल का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, लेकिन ये आंदोलन होता है, इसीलिए इसे हम राजनीतिक दलों से स्वतंत्र जन आंदोलन के रूप में जानते हैं। आंदोलन के प्रकार के बारे में जान लेते हैं कि आंदोलन कितने प्रकार का होता है। तो आंदोलन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है दल आधारित आंदोलन, दूसरा होता है गैर दलीय। तो सबसे पहले हम दल आधारित आंदोलन के बारे में जान लेते हैं, फिर हम आपको गैर दलीय आंदोलन के बारे में बताएंगे। हालांकि इन सारे पॉइंट्स को मैं आगे डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं, तो यहाँ पे याद रखना है आपको कि आंदोलन दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर में ये प्रश्न आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो आप एमसीक्यू की भी तैयारी चैप्टर
चैप्टर के अंदर के वीडियोज में पढ़ाए गए इंपोर्टेंट टॉपिक के माध्यम से कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं आंदोलन के प्रकार। तो पहला मैंने बताया दल आधारित, दूसरा होता है गैर दलीय। तो दल आधारित आंदोलन में आपको मैं बता दूं कि दल आधारित आंदोलन क्या होता है। तो देखिए, नक्सलवादी जो आंदोलन था वो दल आधारित आंदोलन, जिसमें किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का हस्तक्षेप होता है, किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के सहायता से वो आंदोलन होता है, तो वो दल आधारित आंदोलन होता है। दूसरा है तेलंगाना, जिसमें आपने मार्क्सवादियों को देखा था, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया था। तीसरा है तिभागा आंदोलन। तो ये दल रहित आंदोलन के कुछ एग्जाम्पल हैं। अब हम आपको गैर दलीय आंदोलन के बारे में बता दें। गैर दलीय आंदोलन में जो सबसे पहला मुद्दा है वो है महिला आंदोलन। अब देखिए, महिला आंदोलन कहने का मतलब क्या है, आपको पता है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए चिपको आंदोलन हुआ था, तारी विरोधी आंदोलन हुआ था। ये किसने किया था? ये महिलाओं ने किया था अपने बेहतर भविष्य के लिए, इसीलिए इसे हम गैर दलीय आंदोलन कहते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है पर्यावरण सुरक्षा आंदोलन, जैसे नर्मदा बचाओ और चिपको आंदोलन। इसमें भी महिलाओं ने जमकर भाग लिया था और इसमें महिलाओं की योगदान जो थी वो काफी ज्यादा थी। हालांकि इसमें पुरुषों के भी योगदान थे। चिपको आंदोलन में महिला और पुरुष दोनों थे, नर्मदा आंदोलन में भी महिला और पुरुष दोनों थे, लेकिन इसमें कोई दल संलग्न नहीं था, किसी राजनीतिक पार्टी का कोई योगदान नहीं था, इसलिए इसे हम गैर दलीय आंदोलन के नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर पे है जाति आधारित आंदोलन। जाति को लेके, जैसे कि दलित पैंथर्स आंदोलन हुआ था, इसमें भी कोई दल राजनीतिक पार्टी इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन ये अपने जाति को लेके उनके बेहतर भविष्य को बनाने के लिए आंदोलन किया गया था, इसीलिए ये गैर दलीय आंदोलन के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट है किसान आंदोलन। किसान अपने बेहतर भविष्य के लिए, सिंचाई के पानी के लिए, खाद के लिए, उन्नत बीज के लिए जितने भी आंदोलन किए हैं वो गैर दलीय आंदोलन था, जिसमें किसी भी प्रकार की राजनीतिक पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इसलिए इन सभी आंदोलन को हम गैर दलीय आंदोलन के नाम से जानते हैं। पॉइंट हमारा कहता है नक्सलवादी किसान विद्रोह। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, नक्सलवादी किसान विद्रोह, क्योंकि कई सारे चैप्टर्स में आपने अभी तक नक्सलवादी वाले पॉइंट्स को पढ़ा है। तो शुरुआत में क्या हुआ था इसको जान लीजिए। ये दल आधारित आंदोलन था। अगर हम नक्सलवादी किसान आंदोलन की बात करें या विद्रोह की बात करें, तो ये एक राजनीतिक पार्टी के सहयोग से उठा आंदोलन था, जो 1967 में चारू मजूमदार और मतलब कि कानू सान्याल के नेतृत्व में किया गया था। ये दो व्यक्ति हैं, पहला है चारू मजूमदार, यहाँ पे ये मजूमदार होगा, और दूसरा है कानू सान्याल। इन्होंने ही इस नक्सलवादी किसान विद्रोह का बीड़ा उठाया था। आप कह सकते हैं ये प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते हैं नक्सलवादी किसान विद्रोह में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है चिपको आंदोलन, जो पर्यावरण आंदोलन के रूप में जाना जाता है। चिपको आंदोलन को जान लेते हैं। चिपको आंदोलन क्या था? चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं? 1973 के उत्तराखंड में शुरू हुआ था। यदि आपको चिपको आंदोलन के बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे 1973, 1973 में उत्तराखंड में शुरू हुआ था ये चिपको आंदोलन। वन विभाग ने खेती बाड़ी के औजार बनाने के लिए पेड़ों की कटाई से इनकार कर दिया। वन विभाग ने क्या किया? खेती बाड़ी के औजार बनाने के लिए पेड़ों की कटाई से इनकार कर दिया। जबकि खेल सामग्री के जो विनिर्माता थे, उस समय के जो बड़े बड़े कंपनी थे जो खेलों के लिए खेल सामग्री बना रहे थे, उन्होंने व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए जमीन का आवंटन किया। सरकार से ये जमीनें खरीद ली थी ताकि वो पेड़ों की कटाई कर सके और उनसे वो सारे सामग्री बना सके जो उनकी कंपनी बेच के अच्छा मुनाफा कमाए। नेक्स्ट पॉइंट इसी में हमारा कहता है महिलाओं एवं समस्त ग्रामवासियों द्वारा पेड़ों की कटाई का विद्रोह हुआ। जब महिलाओं ने और ग्रामवासियों ने उनके इस पेड़ कटाई का विरोध किया, तो फिर महिलाओं पेड़ की कटाई के विरोध में पेड़ से चिपक गए और उन्होंने कहा यदि आप पेड़ काटना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको काटना पड़ेगा। तो ये एक चिपक के, पेड़ से चिपक के एक आंदोलन करने का जो तरीका था, इसी कारण से इसे हम चिपको आंदोलन के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है गांव वालों की मांगे क्या थी। तो गांव वालों की मांगे जो थी उसको समझ लेते हैं। स्थानीय लोगों को जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों का मतलब नियंत्रण चाहिए था। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि इस जंगल के निवासी हम हैं, तो इस पर अधिकार भी हमारा होना चाहिए, यहाँ के संसाधनों पर अधिकार हमारा होना चाहिए। सरकार लघु उद्योग के लिए कम कीमत पर सामग्री उपलब्ध करवाए। लघु उद्योग कहने का मतलब है छोटी छोटी उद्योगों के लिए सरकार कम कीमतों पे सामानों को उपलब्ध करवाए ताकि लघु उद्योग सही तरीके से चल पाएगा।
नेक्स्ट है, क्षेत्र में पारिस्थितिकी संतुलन को नुकसान पहुंचाए बिना किसी विकास का सुनिश्चित किया जाए। मतलब जंगलों को काटे बिना, पेड़ों पौधों को नुकसान पहुंचाए बिना अगर कोई विकास हो रहा है तो ऐसे विकास के लिए सरकार को काम करना चाहिए। महिलाओं ने शराबखोरी की लत के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। जो पुरुष शराब के आदी हो चुके थे उसके खिलाफ महिलाओं ने आवाज उठाना शुरू किया। ये गांव वालों की मांगे थी। परिणाम क्या हुआ? सरकार ने 15 सालों के लिए हिमालयी क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दिया। जब उत्तराखंड की महिलाओं ने चिपको आंदोलन किया, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए भरपूर प्रयास किया, तो सरकार को हार के 15 साल के लिए उन क्षेत्रों में पेड़ पौधों को काटने से रोक लगा दिया गया, मना कर दिया गया कि अब इस जंगलों से कोई पेड़ पौधों की कटाई 15 सालों तक नहीं किया जाएगा। हम बात करेंगे चिपको आंदोलन के प्रमुख नेताओं के बारे में कि वो कौन-कौन से नेता थे जिन्होंने चिपको आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। तो देखिए, बाद के वर्षों की अगर हम बात कर ले तो उन भागों में जितने भी जन आंदोलन उठे हैं उनके प्रतीक के रूप में सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है। महिलाओं का उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया किसने? सुंदरलाल बहुगुणा ने। सुंदरलाल बहुगुणा ने महिलाओं को इस बात के लिए प्रशिक्षित किया कि आप इन सभी चीजों के लिए आंदोलन कर सकते हैं, जन आंदोलन कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर महिलाओं ने चिपको आंदोलन किया, शराब के खिलाफ आंदोलन किया। वहीं पे अगर जाति को लेके आंदोलन हुआ है उसका नाम है दलित पैंथर्स। याद रखिएगा, जाति को लेके जो आंदोलन हुआ है उसमें दलित पैंथर्स आंदोलन को सबसे अहम माना जाता है। शुरुआत कब हुआ था? 1972 में हुआ था। दलित पैंथर की शुरुआत 1972 में हुआ था। स्थान कहां था? महाराष्ट्र, मुंबई। महाराष्ट्र में दलित पैंथर जैसे जन आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेतृत्व कौन कर रहा था? तो दलित युवाओं के द्वारा। जो दलित युवा वर्ग के लोग थे उनके द्वारा दलित पैंथर्स जैसे जन आंदोलन को नेतृत्व किया जा रहा था। अब हम जरा दलित पैंथर्स आंदोलन के बारे में समझ लेते हैं। दलित समुदाय की पीड़ा एवं आक्रोश की अभिव्यक्ति महाराष्ट्र में 1972 में शिक्षित दलित युवाओं ने दलित पैंथर्स नामक संगठन बनाकर की। जो दलित थे, जो गरीब थे, जो छोटे जाति के लोग थे, उनके जो पढ़े लिखे लोग थे ना, उन्होंने 1972 में अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए एक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम रखा दलित पैंथर्स। आजादी के बाद के सालों में दलित समूह मुख्यतः जाति आधारित असमानताएं और अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे। दलितों के साथ जो अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ वो आवाज उठाना शुरू कर चुके थे। इसके अलावा छुआछूत की प्रथा भी उस समय हमारे समाज में बहुत थी। जो हमारा संविधान आर्टिकल 17 जो है इस प्रकार के छुआछूत के खिलाफ है। किसी भी जाति के साथ यदि आप छुआछूत जैसी भावनाओं को रखते हैं तो यह एक प्रकार का कानूनन अपराध है। लेकिन आजादी के बाद भी दलितों के साथ छुआछूत जैसी प्रथाएं बहुत थी। उनको बहुत प्रताड़ित किया जाता था, उनको बहुत सताया जाता था। इसी कारण से दलित पैंथर्स जन आंदोलन की शुरुआत हुई। बात करेंगे कि अगर दलित पैंथर्स जैसे जन आंदोलन हो रहे थे तो उसमें वो जो युवा थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी उसकी मांगे क्या थी, उन्होंने क्या मांग रखा था? तो सबसे पहले पॉइंट पे कि जाति आधारित असमानता तथा भौतिक संसाधनों के मामले में अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ना। उनका पहला डिमांड था कि जाति के आधार पर कोई भी असमानता नहीं होगा और भौतिक संसाधनों में उनको किसी भी प्रकार के अन्याय का सामना न करना पड़े। ये उनका पहला डिमांड था। दूसरा पॉइंट है आरक्षण के कानून एवं सामाजिक न्याय की नीतियों में कारगर क्रियान्वयन की मांग। आरक्षण के कानून कहने का मतलब है उनको आरक्षण चाहिए था, उनको समाज में अग्रसर होने के लिए एक मौका चाहिए था। उन्होंने कहा था कि हमें आरक्षण देके समाज में ऊपर उठने का मौका प्रदान किया जाए। इसके अलावा दलित महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार का विरोध करने की बात उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था जिस प्रकार से दलित महिलाओं के साथ प्रतिदिन उनके इज्जत आबरू को खराब किया जाता है, महिलाओं को उठा के उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, इन सभी को रोका जाना चाहिए। साथ ही साथ भूमिहीन किसान जिनके पास जमीन नहीं था, मजदूर एवं सारे वंचित वर्ग को उनका अधिकार दिलवाना। जो भी गरीब है उनको भी अधिकार प्राप्त होना चाहिए और दलितों को शिक्षा का मौका मिलना चाहिए ताकि वो भी पढ़ लिख के आगे अग्रसर हो सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है दलित
पैंथर्स की गतिविधियां क्या थी? तो देखिए, दलित पैंथर्स की अगर गतिविधियों की बात की जाए तो सबसे पहला पॉइंट है, अनेकों साहित्यिक रचनाएं लिखी गई। दलित पैंथर्स की गतिविधियों के दौरान जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने अनेक साहित्यिक रचनाएं की, रचनात्मक सृजनात्मक ढंग से अपनी लड़ाइयां लड़ी। बहुत ज्यादा इन्होंने हिंसा तो नहीं फैलाया, लेकिन पढ़े लिखे युवकों की तरह इन्होंने अच्छा जन आंदोलन किया। दलित युवकों ने आगे बढ़कर अत्याचारों का विरोध किया, जो उनके ऊपर बड़े बड़े जमींदार, सरकार या उस समय के जो बड़े बड़े साहूकार थे, जो उन पे अत्याचार कर रहे थे, उसका इन्होंने विरोध किया। पॉइंट हमारा कहता है, दलित पैंथर्स की गतिविधियों का परिणाम क्या हुआ? जब दलित पैंथर्स ने इस प्रकार के जन आंदोलन को किया तो इसके परिणाम के स्वरूप क्या क्या देखने को मिलता है? तो सबसे पहला पॉइंट तो है, सरकार ने 1989 में कानून बनाकर दलितों पर हो रहे अत्याचार के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया। सरकार ने कहा, यदि दलितों पे किसी भी प्रकार का अत्याचार होगा तो अत्याचार करने वाले व्यक्ति को जेल में डाला जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरा पॉइंट था, दलित पैंथर्स के राजनीतिक पतन के बाद वाम सेफ, जिसे हम बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लासेस एम्प्लॉय फेडरेशन के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण हुआ। जब दलित पैंथर के राजनीतिक पतन हो गया, मतलब उन्होंने राजनीति से विमुख हो गए, राजनीति को छोड़ दिया, उसके बाद ही BAMCEF, जिसे हम बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लासेस एम्प्लॉय कहते हैं, इसका निर्माण किया गया। पॉइंट हमारा कहता है, भारतीय किसान यूनियन, जिसे हम BKU के नाम से जानते हैं, अब इसे हम जान लेते हैं। प्रारंभ इसका कब हुआ, अर्थात शुरुआत कब हुआ? 1988 में BKU की शुरुआत हुई। स्थान कहाँ था ये? तो ये मेरठ, उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई। नेतृत्व BKU के द्वारा हो रहा था। 1988 के जनवरी महीने में ही उत्तर प्रदेश के मेरठ में BKU के सदस्य किसानों ने धरना दिया, महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में। याद होगा, अभी जो किसान आंदोलन चल रहा था उसमें इन्हीं के खानदान से थे राजेश सिंह टिकैत। उन्होंने अभी बहुत सारे कार्यों को किया है किसानों को लेके। तो ये 1988 में महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में मेरठ में ही भारतीय किसान यूनियन ने धरना दिया था। तो BKU की मांगे क्या थी, इसके बारे में जान लीजिए। BKU की मांगे थी कि बिजली की दर में की गई बढ़ोतरी का विरोध किया इन्होंने। उन्हें कहा कि आपने सिंचाई के लिए, पानी के चलाने के लिए जो पंप का उपयोग होता है, उसमें बिजली का जिस प्रकार से इन्होंने रेट बढ़ा दिया था, उसका विद्रोह किया। गेहूं एवं गन्ने की सरकारी मूल्य के बढ़ोतरी की मांग की कि मेन यहाँ पे खेती क्या होता है, गेहूं का होता है और गन्ने का होता है। तो इन्होंने कहा कि सरकार को गेहूं और गन्ने के रेट में बढ़ोतरी करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, कृषि उत्पादों के अंतरराज्यीय व्यापार पे लगे प्रतिबंधों को हटाने के लिए। कृषि, जब इनके किए गए जो किसान के फसल हुआ करते थे, वो एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचने के लिए इन्हें अलग से टैक्स चुकाना पड़ता था, उसको हटाने की मांग की। साथ ही साथ निर्बाध विद्युत आपूर्ति की सुनिश्चितता की मांग की कि हमें बिजली लगातार चाहिए ताकि हम अपने फसलों की सिंचाई सही तरीके से कर ले। इसके अलावा किसानों के लिए पेंशन के प्रावधान का मांग किया। जो किसान दिन रात मजदूरी करके पूरे भारत का पेट पालता है, उसको पेंशन के लिए यहाँ पे बातें की गई कि उनको पेंशन मिलना चाहिए। किसानों के बकाया कर्ज की माफी की डिमांड की गई। जिस प्रकार से किसान दिन प्रतिदिन सरकार के लोन और कर्ज के नीचे दबे जा रहे थे, इसको माफ करने के लिए BKU ने मांग किया था। तो ये BKU की मांगों के बारे में था। हम बात करेंगे कार्यवाही शैली गतिविधियों के बारे में। तो देखिए, इसमें धरना, रैली, प्रदर्शन, जेल भरो आदि कार्यवाहियों से सरकार पर दबाव बनाया गया। मतलब ये जो आंदोलन, जन आंदोलन चल रहा था, तो इसमें धरना भी दिया जा रहा था, रैली भी किया जा रहा था, प्रदर्शन भी किया जा रहा था, जेल भरो के नारों को लगाया जा रहा था, ताकि जेलों में इतने आदमी भर जाए कि सरकार को दबाव में आके उनके डिमांडों को मांगना पड़े। अब हम बात करेंगे BKU की विशेषताएं क्या क्या है, क्या क्या इनकी खूबियां हैं। तो BKU ने किसानों की लामबंदी के लिए जातिगत जुड़ाव का इस्तेमाल किया। जातिगत जुड़ाव कहने का मतलब है, जाति को लेके इन्होंने यहाँ पे खूब लामबंदी किया। अपने जाति को, लोगों को इकट्ठा करने के लिए इन्होंने अपने जाति के नाम पे किसानों को एक साथ जोड़ा। अपनी संख्या के दम पे राजनीति में एक दबाव समूह की भांति सक्रिय
आंदोलन की सफलता के पीछे इसके सदस्यों की राजनीति मोल भाव की क्षमता थी, क्योंकि ये नकदी फसल उगाते थे, इसलिए सरकार को इनकी बातें मानना मजबूरी था। अपने क्षेत्र में चुनावी राजनीति में इनके सदस्यों का एक रसूख था। इनके जो सदस्य थे उनके माध्यम से काफी सारे ऐसे जगह थे जहां पे अच्छी खासी वोटिंग पावर थी, इस कारण से सरकार को इनको मानना जरूरी था। महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन एवं कर्नाटक का रैयतकारी संगठन किसान संगठनों का जीवंत उदाहरण के रूप में जाना जाता है। ये दो उदाहरण है जो आपको याद रखने जरूरी है। बात करेंगे तारी विरोधी आंदोलन के बारे में कि तारी विरोधी आंदोलन क्या था। शराब विरोधी आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो आंध्र प्रदेश के नल्लौर जिले से दुबरघट्टा के गांव से हुआ था। याद रखिएगा, जो शराब के खिलाफ आंदोलन हुआ था वो आंध्र प्रदेश के नल्लौर जिले से हुआ था। लगभग 5,000 गांव की महिलाओं ने इस आंदोलन में भाग लिया। समझ सकते हैं कि उस समय भी कितनी अधिक मात्रा में महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। लगभग लगभग 5,000 गांवों की महिलाओं ने शराब के विरोध में इसमें भाग लिया था। नल्लौर जिले में तारी की बिक्री की नीलामी 17 बार रद्द हुई। जब इन महिलाओं ने आंदोलन करना शुरू किया तो नल्लौर जिले में 17 बार तारी की बिक्री की नीलामी को रद्द किया गया। तारी की बिक्री बंद करो का नारा वहां पे 5,000 गांव की महिलाओं ने एक साथ लगाया। अब हम बात करेंगे तारी विरोधी आंदोलन का मांग क्या था, इसमें महिलाएं का डिमांड क्या था, महिलाएं क्या मांग रही थी, इसमें महिलाओं ने क्या क्या अपनी शर्तें रखी थी। सबकी वजह से स्वास्थ्य खराब हो गया था, तो ये महिलाओं का डिमांड था कि इसे बंद किया जाए। आर्थिक कठिनाइयां हो रही थी क्योंकि जो पुरुष थे ना वो दारू तारी पी के सोए रहते थे, काम पे जाते नहीं थे, तो घर का आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था। तारी की बिक्री का विरोध के कारण घरेलू हिंसा हो रहा था। देखिए, तारी जब तक और दारू जब तक मर्द लोग पीते थे वो अपने महिलाओं के साथ बदतमीजी करते थे, मारपीट करते थे और इससे घरेलू हिंसा बढ़ रहा था। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार बढ़ रहे थे तारी के कारण, दारू के कारण। लैंगिक भेदभाव का विरोध हो रहा था, दहेज प्रथा का विरोध हो रहा था। अब देखिए, यहाँ पे ये सारी जो चीजें थी वो तारी विरोधी आंदोलन मांगों के अंदर आता है कि दहेज नहीं लिया जाएगा, लैंगिक भेदभाव नहीं किया जाएगा, महिलाओं पर अत्याचार नहीं किया जाएगा, घरेलू हिंसा नहीं किया जाएगा। जो उनके आर्थिक कठिनाई हो रही थी, उनके घर में राशन पानी का दिक्कत हो रहा था, इन सभी चीजों को लेकर तारी विरोधी आंदोलन किया गया था। बात करेंगे तारी विरोधी आंदोलन के परिणाम क्या क्या हुए। तारी विरोधी आंदोलन में किस तरह के परिणाम को देखा गया। कई राज्यों में शराबबंदी लागू हुआ, कई राज्यों में शराब को बंद कर दिया गया। घरेलू हिंसा एवं महिला अत्याचारों के विरोध कठोर नियम बनाए। सरकार ने क्या किया, सरकार ने घर में हो रहे हिंसा को लेके कठोर नियम बनाए, नीति बनाया। महिलाओं की मांग पर स्थानीय निकायों में आरक्षण लागू हो गया, जो आपने पहले के क्लास में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के रूप में देखा था कि 73 और 74 जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें इन्हीं बातों को बदलाव किया गया था, महिलाओं को लेकर आरक्षण लागू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है नेशनल फिश वर्कर्स फोरम, जिसे हम NFF के नाम से जानते हैं। मछुआरों की संख्या के लिहाज से भारत विश्व का दूसरा स्थान है। अगर हम मछुआरों की बात करें तो मछुआरों की संख्या पूरे विश्व में जितना है, भारत का स्थान दूसरे नंबर पे है। दूसरा पॉइंट है सरकार द्वारा बॉटम टाउनसलिंग, जिसे हम व्यापारिक जहाजों को गहरे समुद्र में मछली मारने की इजाजत के रूप में जानते हैं। तो मछुआरों की आजीविका पर प्रश्न चिन्ह बाध्य होकर मछुआरों ने NFF बनाया। सरकार ने बहुत सारे बंदिशें मछुआरों पे डाल दिया कि आप गहरे समुद्र में जाके मछलियों को नहीं मार सकते हैं। 2002 में NFF जो है उसने विदेशी कंपनियों को मछली मारने के लाइसेंस जारी करने के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर दिया। सरकार ने जब विदेशी कंपनियों को भारत के समुद्री इलाकों में मछली मारने का लाइसेंस दे दिया तो यहाँ के मछुआरों ने इसके लिए राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर दिया। पारिस्थितिकी की रक्षा एवं मछुआरों के जीवन को बचाने के लिए अनेक कानूनी लड़ाइयां लड़ी गई है। आज तक विश्व के समधर्म संगठनों ने हाथ मिलाया। यहाँ पे ये नेशनल फिश वर्क फोरम है जो आपको 2 नंबर 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा क्योंकि NFF भी जो है वो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। बात करेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में। नर्मदा घाटी विकास परियोजना ने मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से गुजरने वाली नर्मदा के सहायक नदियों पर
30 बड़े और 135 मझले, कहने का मतलब है ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, 300 से छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव किया है। देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन ऐसा आंदोलन है जिसमें मैं 90% कह सकता हूं कि ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये कहाँ हुआ था? नर्मदा घाटी विकास परियोजना, जो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाली नर्मदा के सहायक नदियों में 30 बड़े बांध और 135 मझले और 300 छोटे बांधों का प्रस्ताव किया गया कि इतने बांधे बनाई जाएगी। तो अब हम नर्मदा बचाओ आंदोलन के लाभ के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या लाभ हुआ था। तो गुजरात के बहुत बड़े हिस्से सहित 3 राज्यों में पानी जो पीने का था, सिंचाई तथा बिजली उत्पादन की सुविधा इससे इसके लाभ के रूप में देखा जाता है। कृषि के उपज में यहाँ पे गुणात्मक सुधार की बात हुई, बाढ़ एवं सूखे की आपदाओं पर अंकुश लगाया गया। ये सब नर्मदा बचाओ आंदोलन के लाभ के रूप में जाना जाता है। अब हम बताएंगे आपको कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के विरोध के रूप में क्या क्या जाना जाता है। तो इस परियोजना में लोगों के पर्यावास, आजीविका, संस्कृति, पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। लोगों को अपने घर छोड़ के जाने पड़े, उनकी आजीविका खत्म हो गई, उनकी संस्कृति समाप्त हो गई और साथ ही साथ इन्वायरमेंट पे इसका बहुत बुरा असर पड़ा। परियोजना के कारण हजारों लोग जो है वो घर से बेघर हो गए। 245 गांव जो है वो डूब के क्षेत्र में आने वाले थे, मतलब 2.5 लाख लोग घर से बेघर हो गए, उनको घर से अपना घर छोड़ के दूसरे जगह पर जाना पड़ा। पॉइंट हमारा कहता है नर्मदा बचाओ आंदोलन की मांगे क्या थी। जो लोग नर्मदा को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे थे उनका डिमांड क्या क्या था। तो सबसे पहला तो ये था परियोजना से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोगों को समुचित पुनर्वास किया जाए। जो लोग इस नर्मदा के कारण, नर्मदा नदी के ऊपर डैम बनने के कारण अपने घर से दूर हो गए थे, उनको उनके घर को दिया जाए, कहीं ना कहीं उन्हें शिफ्ट किया जाए। ये पहली बातें थी जो नर्मदा बचाओ आंदोलन के अंदर मांगे हो रही थी। इसके अलावा परियोजना की निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय की भागीदारी होनी चाहिए, मतलब कि जो भी डिसीजन नर्मदा के अंदर लिया जा रहा है, डैम बनाने के अंदर लिया जा रहा है, उसमें वहां के लोकल लोगों से भी संपर्क किया जाना चाहिए, उनकी बातों को रखने का उनको मौका मिलना चाहिए। साथ ही साथ जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर उनका प्रभावी नियंत्रण होगा, ये डिमांड था। जो स्थानीय लोग हैं वो जंगल उनका है, उन पे उनका हक है। बांधों के निर्माण में आ रही भारी लागत का सामाजिक नुकसान के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाए। मतलब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बांध के निर्माण में पैसे लग रहे हैं, इसके साथ साथ हमें ये देखना है कि हमें नुकसान ज्यादा हो रहा है या हमें फायदा ज्यादा हो रहा है। इस चीज का मूल्यांकन होना जरूरी था। ये डिमांड के रूप में जाना जाता है। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन के अंदर मांगे थी वो उसके पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करेंगे नर्मदा आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता और व्यक्ति के बारे में। तो मेघा पाटेकर जो थी वो नर्मदा आंदोलन की प्रमुख व्यक्ति और नेताओं के रूप में जानी जाती है। परिणाम क्या हुआ था? इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2003 में राष्ट्रीय पुनर्स्थापन नीति की घोषणा की थी। जन आंदोलन से सबक के बारे में समझ लेते हैं। इन आंदोलनों का उद्देश्य दलीय राजनीति की खामियों को दूर करना था। जितने भी राजनीतिक पार्टी थे उनके अंदर के खामियों को दूर करना था। दूसरा हमारा है सामाजिक आंदोलन ने समाज के उन नए वर्गों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं की अभिव्यक्ति दी जो अपनी समस्याओं को चुनावी राजनीति के जरिए हल नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ पे समझिएगा कि क्या हुआ। सामाजिक आंदोलन ने समाज के उन नए वर्गों की सामाजिक समस्याओं को अभिव्यक्ति दी जो अपनी समस्याओं को चुनावी राजनीति के जरिए हल नहीं कर पा रहे थे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है जनता के क्षोभ एवं समाज के गहरे तनावों को सार्थकता दिशा देकर लोकतंत्र की रक्षा करने का सबक मिला। सक्रिय भागीदारी के नए प्रयोग ने लोकतंत्र के जनाधार को बढ़ाया। जनता को जागरूक किया गया
लोकतांत्रिक राजनीति को बेहतर ढंग से समझने में मदद भी प्राप्त हुआ। तो ये जन आंदोलन के सबक के रूप में जाने जाते हैं। अब हम आपको एक और वीवीआई पॉइंट्स के बारे में बताएंगे जिसका 90% चांस, मेरा 90% चांस जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको आरटीआई के बारे में पूछा जा सकता है, सूचना का अधिकार। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सूचना के अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो आइए जानते हैं कि सूचना का अधिकार क्या होता है। आंदोलन की शुरुआत 1990 में एमकेएसएस मजदूर किसान शक्ति संगठन ने किया। राजस्थान के दौसा जिले में भीम तहसील में शुरुआत हुआ। ग्रामीण ने प्रशासन से अपने वेतन एवं भुगतान के बिल उपलब्ध करवाने को कहा। ग्रामीण ने प्रशासन से अपने वेतन को और भुगतान के बिल उपलब्ध करवाने के लिए कहा। उन्हें हेराफेरी, उनके कामों में हेराफेरी हुई थी, इस बात का वो अधिकार चाहते थे कि उन्हें पारदर्शिता चाहिए था, उन्हें सब कुछ साफ साफ जानना था। आंदोलन के दबाव में राजस्थान सरकार ने कानून बनाया कि जनता को पंचायत के दस्तावेजों की प्रमाणिक प्रतिलिपि प्राप्त करने की अनुमति है। वो यह जान सकती है कि उसके पंचायत में किस तरह के कार्यों को किया जा रहा है। इस बात को जानने का हक उन्होंने वहां के जनता को दिया। पंचायतों के लिए बजट, लेखा, खर्च, नीतियों एवं लाभार्थियों के बारे में सार्वजनिक घोषणा करना अनिवार्य था। पंचायत के लिए कितना बजट आया, कितना खर्च हुआ, कौन से नियम थे, क्या लाभार्थी थे, किन किन को ये लाभ प्राप्त हुआ, इसका घोषणा सार्वजनिक करना जरूरी था। 1996 में एमकेएसएस ने दिल्ली में सूचना के अधिकार को लेकर राष्ट्रीय समिति का गठन किया। 2004 में सूचना के अधिकार के विधेयक को सदन में भी रखा गया और जून 2005, याद रखिएगा ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। किसे? आरटीआई को, जिसके माध्यम से सूचना का अधिकार, कोई भी आम व्यक्ति, कोई भी सामाजिक व्यक्ति सरकार के किसी भी कार्यों का संपूर्ण जानकारी हासिल करने के लिए फ्री है, स्वतंत्र है। वो उससे उन सभी चीजों की जानकारी को डिमांड कर सकता है, मांग कर सकता है। हम इसके निष्कर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। ये आंदोलन लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं होते हैं, मतलब आप कह सकते हैं जन आंदोलन जो है वो लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है, बल्कि लोगों में लोकतंत्र के प्रति विश्वास जगाने के लिए आंदोलन किया जाता है। इनका उद्देश्य दलीय राजनीति की कमियों को, खामियों को दूर करना होता है। इन्हें समस्या के तौर पर ही नहीं देखा जाना चाहिए। तो ये जन आंदोलन के बारे में था। इस चैप्टर में काफी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। और देखिए एग्जाम में भले ही सिलेबस से इस चैप्टर को हटा दिया गया हो, लेकिन इसके अंदर कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको आगे की क्लासों में काफी हेल्प करेगा, मदद करेगा। इसलिए आपको इस चैप्टर को पढ़ना जरूरी है। मैंने इसी कारण से इस चैप्टर का वीडियो बनाया है ताकि आप इन चैप्टरों को अच्छे से पढ़ के समझ ले। तो यहाँ पे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 2 और चैप्टर नंबर 7 जन आंदोलन का उदय, सोशल मूवमेंट समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।